रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कॉलेज में मिस चांदनी की क्लास चल रही होती है, तभी वो टॉपिक के खत्म होने पर बोलती है। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, इसलिए अब आप लोग ये बताइए कि अगले 2 महीनों में आप सभी ग्रेजुएट हो जाएंगे। उसके बाद के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? मैडम, मैं तो अपने लिए बढ़िया सी गर्लफ्रेंड ढूंढूंगा। ओए, तेरी गर्लफ्रेंड तो बनने से रही, अब तू आंटी को बोल कि वो तेरे लिए लुगाई ही ढूंढे। साइलेंट स्टूडेंट्स। शिविना, तुम बताओ, तुम्हें आगे क्या करना है? मुझे मैंने तो एक बड़ी मॉडल बनना है जिसके स्टाइल की दुनिया दीवानी हो। उसकी ये बात सुनकर सारी क्लास हंसने लगती है। ये देखकर मिस चांदनी सबको डांटते हुए बोलती है, क्लास बी क्वाइट। तुम लोग ऐसे हंस क्यों रहे हो? मैम, जब कोई अपनी औकात से बाहर की बात करता है तो हंसी ही आ जाती है। शिवीना सावली होकर एक मॉडल बनने की बात कर रही है तो इस पर तालियां तो बजने से रही। अरे, मॉडल बनने के लिए सबसे जरूरी है खूबसूरती, और सांवला रंग लेकर कोई कैसे खूबसूरत दिख सकता है। वो ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी रिसेस की बेल बज जाती है और मिस चांदनी क्लास को खत्म करके चली जाती है। और रॉकी की बात सुनकर शिविना उदास सी हो जाती है। तभी राधिका उसके पास आकर बोलती है, सॉरी शिवीना, क्लास के बाकी बच्चों के साथ मैं भी तुझ पर कुछ ज्यादा ही हंसने लगी थी। ये रॉकी बिना आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है। इट्स ओके यार, उसकी बातों से वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शिवीना, वो गलत भी तो नहीं कह रहा था। इस सावले चेहरे के साथ तुम मॉडल नहीं बन सकती, ये तो तू भी जानती है। जाने मन, जो हो नहीं सकता वही तो करके दिखाना है मुझे। इतना बोलकर शिवीना वहाँ से चली जाती है। शिवीना एक खुली विचार वाली मॉडर्न लड़की थी। उसके नैन नक्श की बनावट बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसके सांवले रंग का होने के कारण किसी को उसकी सुंदरता की कदर नहीं थी। जब भी वो किसी को बताती कि वो एक मॉडल बनना चाहती है, सभी लोग बस उसका मजाक बनाया करते थे। लेकिन इतना मजाक बनने के बाद भी उसे जैसे इन सब बातों की आदत हो चुकी थी। कॉलेज खत्म होने के बाद अपने मॉडल बनने के सपने को लेकर वो मुंबई में अपने मामा के घर जाती है। एक दिन उसे पता चलता है कि सुपर मॉडल शो के ऑडिशन होने वाले हैं, जिसके लिए वो कुछ कपड़ों की शॉपिंग करती है और उन्हें ट्राई करके देखती है। तभी उसकी मामी मनीषा उसके कमरे में आकर उससे बोलती है, वाह शिविना, तू तो इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू मामी। ऑडिशन कब है तेरा? 2 दिन बाद है मामी। वही तो सोच रही हूँ कि कौन सा ड्रेस पहन कर जाऊँ। मेरी मान तो तू ये इंडो वेस्टर्न साड़ी पहन कर जा, बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। नहीं मामी, ये शॉर्ट ड्रेस पहन कर जाऊंगी, ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, ये भी अच्छा लग रहा है। ऐसे ही वो दोनों बातें करने लगती हैं और 2 दिन बाद शिवीना अपना ऑडिशन देने जाती है, जहां और भी कई लड़कियां आई होती है जो उसके सावलेपन पर हंस रही होती है। जब शिवीना की बारी आती है तो वो उसमें बहुत अच्छे से रैंप वॉक करके अपना बेस्ट करती है, लेकिन किसी कारण से वो अगले राउंड में सिलेक्ट नहीं हो पाती और इस रिजेक्शन से उसे बहुत दुख पहुंचता है और वो घर आकर अपने कमरे में रोने लगती है। तभी उसके मामा मामी वहाँ आकर बोलते हैं, शिवीना बेटा, ये तो होना ही था, इसीलिए मैं तुझे कह रहा था तू मॉडल की जगह कोई और करियर ऑप्शन देख ले। कर ली ना तूने अपने मन की, अब तो मान जा। कैसे मामा हो तुम? तुम्हारी भांजी रो रही है और तुम उसे चुप कराने की जगह ये सब बोले जा रहे हो। बेटा शिवीना, कोई बात नहीं, एक बार में भला कौन मॉडल बन जाता है, तो रो मत। इतना कहकर मनीषा उसे समझा देती है, जिसके बाद अपने अगले ऑडिशन में शिवीना रिजेक्ट ना हो उसके लिए वो उसे ऑडिशन से पहले पार्लर लेकर जाती है, जहां उसकी मामी उसका ऐसा मेकअप करवाती है कि वो सांवली से गोरी दिखने लगती है और उसे एक सुंदर सा गाउन और हाथों में ग्लव्स पहना देती है, ताकि उसका सांवला रंग किसी के सामने ना आ सके। और अपने आप को शीशे में देखकर शिवीना हैरान हो जाती है और बोलती है, मामी, ये कैसा मेकअप करने को कहा था आपने? देखो, मैं तो खुद को ही नहीं पहचान पा रही। हाँ तो सही है ना, ऐसे ऑडिशन में जाएगी तो एक बार में ही सिलेक्ट हो जाएगी। चला, वरना लेट हो जाएगी। इतना बोलकर वो उसे ऑडिशन के वेन्यू पर लेकर जाती है, जहां गर्मी के मारे उसे इतने पसीने आते हैं कि उसका सारा मेकअप पसीने में बह जाता है और उसका फेस
कहीं से वाइट तो कहीं से काला दिखने लगता है, जिसके कारण सब उसे देखकर उसका मजाक बनाते हैं। सबको ऐसे हंसता देखकर वो वॉशरूम में जाकर खुद को शीशे में देखती है और बिना ऑडिशन दिए ही घर आ जाती है और अपना सामान पैक करके मामा मामी से बोलती है, मामा जी आप सही कहते हैं, मेरे जैसी सांवली लड़की कभी मॉडल नहीं बन सकती, इसलिए मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। इतना कहकर वो निराशा के साथ दिल्ली लौट आती है और एक कंपनी में जॉब करने लगती है। एक दिन जब वो अपने ऑफिस से लौट रही थी तो उसे उसकी फ्रेंड राधिका मिलती है। उसे इतने दिनों बाद मिलते ही वो उसके गले लग जाती है और उससे बोलती है, तो सही कहती थी यार, मेरे जैसी सांवली लड़की का मॉडल बन पाना नामुमकिन है। अरे यार, वो तो मेरी उस वक्त की सोच थी, पर अब ऐसा मैं नहीं सोचती। पर तू ये क्यों बोल रही है और इतनी उदास क्यों है? उसके पूछने पर शिवीना उसे सब कुछ बता देती है। ये सब सुनकर राधिका को शिवीना के लिए बहुत बुरा लगता है और वो उससे बोलती है, शिवीना, लाइफ में ऐसे कितने रिजेक्शन मिलेंगे, तो तू क्या अपना सपना भूल जाएगी? और फिर तू ही तो कहा करती थी ना कि जो हो नहीं सकता वही तुझे करना है, तो फिर हार मत मान। मुझे तो कल यही मिलना। मेरा एक दोस्त है जो कि बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, वहाँ जाकर हम पहले तेरी कुछ अच्छी फोटोज खिंचवाएंगे। तूने ये सब कहा तो मुझ में थोड़ी हिम्मत आ गई है। ठीक है, कल मैं तुझसे इसी जगह दोबारा मिलूंगी। इतना कहकर वो दोनों अपने अपने रास्ते चली जाती है और अगले दिन राधिका उसे अपने फोटोग्राफर फ्रेंड के पास ले जाती है, जो शिवीना की बहुत अच्छी तस्वीरें खींचता है और उन्हीं में से कुछ पिक्स राधिका शिवीना के इंस्टा प्रोफाइल पर डाल देती है, जिसके कारण उसकी पिक वायरल हो जाती है और लोग उसके सांवले रंग के होने के बावजूद भी उसकी काफी तारीफ करते हैं, जिसके कारण सब उसे सांवली ब्यूटी कहकर बुलाने लगते हैं। उसके काफी फेमस होने के कारण एक फैशन डिजाइनर उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे बोलता है, सो मिस शिवीना उर्फ सांवली ब्यूटी, क्या आप मेरी मॉडल बनना पसंद करेंगी? मैंने आपकी वायरल पिक्स देखी हैं, जिसमें आप अपने सांवले रंग के साथ काफी शाइन कर रही हैं। थैंक यू सर, आपको मेरी ये पिक्स पसंद आई, उसकी मुझे बहुत खुशी है और मैं आपके साथ एज अ मॉडल काम करने के लिए बिल्कुल रेडी। ठीक है, तो ये रहे आपके कॉन्ट्रैक्ट के पेपर, आप इन पर साइन कर दीजिए। जिसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़कर साइन कर देती है और उसके बाद उस फैशन डिजाइनर के बनाए कपड़ों को पहनकर मॉडलिंग करने लगती है, जिसके कारण उस फैशन डिजाइनर के कपड़ों की मांग मार्केट में काफी बढ़ जाती है। साथ ही शिवीना भी एक मॉडल के रूप में काफी फेमस हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और शिवीना बड़े बड़े फैशन शो में टॉपर की तरह मॉडलिंग करने लगती है, जिसके बाद वो बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए शूट भी करती है। और एक बार एक बहुत बड़े इवेंट को अटेंड करते वक्त मीडिया के लोग उससे सवाल पूछते हैं, मिस सांवली ब्यूटी, क्या आपको यकीन था कि आप एक दिन इतनी बड़ी मॉडल बनेंगी? हाँ था तो, पर शायद थोड़े टाइम के लिए मैं अपने इस यकीन को भूल गई थी, लेकिन मेरी फ्रेंड राधिका ने मेरे अंदर ये यकीन दोबारा से जगाया। आज मैं उसकी वजह से ही यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आप उन सभी लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो अपने सांवले या काले रंग को लेकर एक शर्मिंदगी महसूस करती हैं। उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? यही कि अपने स्किन के कलर को एक्सेप्ट करके उसके साथ आगे बढ़ो, बिना ये सोचे कि दुनिया क्या कहेगी। बस अपने सपनों के लिए लड़ते रहो, क्योंकि जब सांवली शिवीना मॉडल बन सकती है तो कोई और लड़की क्यों नहीं बन सकती। इतना बोलकर वो स्माइल पास करके वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी सांवली शिवीना की कहानी। सुबह के 7 बज जाते हैं। पारो अपनी पूजा पाठ कर लेती है और फिर पारो अपने बेटे अबीर को आवाज देती है। उसकी आवाज सुनकर अबीर जैसे ही नीचे आता है, वो सीढ़ियों से फिसल जाता है। तभी पारो उसकी आवाज को सुनकर उसके पास आती है और घबराकर बोलती है, अरे अबीर बेटा, कैसे गिर गया तू? आराम से आता ना, देख लग गई तुझे। मेरी ही गलती है, तुझे आवाज नहीं देनी चाहिए थी। अरे माँ शांत शांत, ठीक हूँ मैं, जरा सी चोट आई है सर पर बस। मैं तेरा ख्याल भी नहीं रख सकती, कैसी माँ हूँ? तेरा ख्याल रखने वाली आनी चाहिए। आज तो फिर सीढ़ियों से गिर गया। तुझे पता है ना, मेरी सांस अटक जाती है अगर तुझे कुछ भी होता है तो।
इस महीने में ये तेरे साथ चौथा हादसा है। अब तो मुझे पंडित जी से तेरे लिए बात करनी ही पड़ेगी और मैं आज ही जाऊंगी उनके पास। ठीक है माँ, चिंता क्यों करती हो? ये अचानक से एक्सीडेंट तो किसी के साथ भी हो सकता है। ये बोलकर पारो अपने बेटे को उठाकर उसका हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर ले जाती है और फिर उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। कुछ देर बाद अबीर अपने ऑफिस चला जाता है और पारो पंडित के पास चली जाती है, जहां वो अपने बेटे की परेशानियों को बताती है। और ढोंगी पंडित अबीर की कुंडली को देखकर उसकी शादी 6 उंगली वाली लड़की से करने को कहता है। पारो अपने बेटे की चिंता में 6 उंगली वाली लड़की को ढूंढने की बात करती है और वो पंडित झूठ बोलकर पारो से 5,000 रुपए उपाय के तौर पर वसूल करता है। इस तरह पारो अपने घर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर अबीर का लंच ब्रेक होता है और वो लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। वो लंच कर ही रहा होता है कि तभी देविका नाम की एक सुंदर सी लड़की अचानक से उसकी टेबल पर आकर बैठ जाती है और इधर उधर देखकर बोलती है, सॉरी, मैं आपकी सीट पर बिना पूछे ही बैठ गई। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो, आप बैठ सकती हैं। वैसे आप इतना हड़बड़ा कर क्यों बोल रही हैं? सब ठीक तो है? जी ठीक है। वो क्या है ना कि मैं अपनी कॉलेज फ्रेंड से छुप रही हूँ। वो मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के लिए टीज कर रही है, लेकिन जब मेरा बॉयफ्रेंड है ही नहीं तो मैं क्या करूँ? मेरे पास एक आइडिया है। क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हैं? जैसे ही मेरी फ्रेंड यहाँ से चली जाएगी फिर मैं भी चली जाऊंगी। प्लीज हाँ बोल दीजिए। वो मैं आपका बॉयफ्रेंड? अबीर इतना बोलता ही है कि देविका उसका हाथ जल्दी से पकड़ लेती है और मुस्कुराकर उससे बात करने लगती है, क्योंकि उसके कॉलेज के फ्रेंड्स उसे देख रहे होते हैं और उसके पास आकर बोलते हैं, अरे तू भागकर क्यों आई हमें देखकर? भागी? और मैं पागल हो गई हो क्या? अरे मैं तो यहाँ अपनी जान के साथ बैठकर बातें कर रही थी। यू नो, आज हम साथ में लंच करने आए हैं, तो अब तुम हम दोनों को अकेला छोड़ोगे या फिर नहीं? रियली ही इज योर बॉयफ्रेंड? आई कांट बिलीव इट। तो बिलीव कर लो, cause I am her boyfriend. Now leave us. वो क्या है ना, लंच करना है हमें साथ में। ओके बाय देविका, एंजॉय योर लंच। अबीर के इतना बोलने पर वो चले जाते हैं। तभी देविका उससे बोलती है, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। वैसे आपका नाम क्या है? वेलकम एंड माय नेम इज अबीर। ओके अबीर, अब मैं चलती हूँ और थैंक यू, बाय। वो सुनिए, क्या आप मेरे साथ लंच कर सकती हैं? वो क्या है ना, मुझे अकेले खाने का मन नहीं कर रहा है। देखिए प्लीज मना मत कीजिएगा, मैंने भी तो आपकी बात मानी है, थोड़ी सी आप भी मान लीजिए। ओके अबीर। इस तरह दोनों साथ में लंच करते हैं, साथ ही बातें भी करते हैं। अबीर उसे बातें करता हुआ देखता ही रहता है और नजर हटा ही नहीं पाता। अबीर को देविका से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, जिसके बाद जब वो जा रही होती है तो अबीर उसे बोलता है, देविका जी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? वो क्यों? आप क्या करोगे? अगर आपको मेरी फिर से जरूरत पड़ी अपने दोस्तों के सामने, फिर आप क्या करोगे? इसीलिए मैं आपका नंबर मांग रहा हूँ। आपको मिस कॉल मारूंगा तो मेरा नंबर आपके पास आ जाएगा, आप सेव कर लेना। ओके बाय, थैंक्स फॉर दिस लंच। इतना बोलकर देविका चली जाती है। कुछ दिन बाद देविका को फिर से अबीर की जरूरत पड़ती है और इस तरह दोनों की मुलाकातें बढ़ती है, जिसके बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर पारो को अपने बेटे के लिए 6 उंगली वाली बहू कहीं नहीं मिलती और उसकी इस जिद में वो अपने बेटे से बोलती है, अबीर बेटा, तुझे ऐसी कोई लड़की जिसकी 6 उंगली हो उसी से शादी करनी है, पता है ना? 6 उंगली वाली लड़की नहीं मिली तो तेरे कष्ट कभी खत्म नहीं हो पाएंगे। प्यार तो मैं देविका से करता हूँ और अब 6 उंगली वाली कहाँ से लाऊं? मैं देविका के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। बता देता हूँ माँ को। माँ, मुझे 6 उंगली वाली लड़की मिल गई है। ये सच है? बेटा फिर तो मुझे मिलवा अपनी बहू से, और मुझे कल ही मिलना है उससे। ये क्या कर दिया मैंने? उसकी तो 6 उंगली है ही नहीं, अब कहाँ से लाऊंगा 6ठी उंगली देविका की? और देविका को भी इस बारे में बताना पड़ेगा। वो माँ, आपकी होने वाली बहू अभी पढ़ाई के लिए बाहर गई है, 1 हफ्ते में आएगी, आपको रुकना पड़ेगा। अच्छा, फिर बहू को बोल कि मैं बुला रही हूँ, जल्दी मिलने को बोल दियो उसको। ठीक है माँ, मैं बोल दूंगा। ओहो, मुझे तुरंत देविका से मिलना होगा। इस तरह अबीर शाम को देविका के पास जाता है और उससे मिलकर सब बताता है। ये सुनकर देविका हैरानी से बोलती है, अबीर,
ये क्या किया तुमने? अब मैं कहाँ से अपनी छठी उंगली पैदा करूं? हद करते हो तुम भी। अरे यार, मैंने इसीलिए बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी, इसीलिए बोल दिया। अब तुम करो कुछ, क्योंकि तुम पर बस 1 हफ्ते का टाइम है। उसके बाद माँ तुमको 6 उंगली वाली बहू समझकर मिलेंगी। ठीक है, कुछ सोचती हूँ मैं। इस तरह 5 दिन बीत जाते हैं और दोनों एक पार्क में फिर से मिलते हैं और छठी उंगली वाली बात करते हैं। तभी एक डॉक्टर उनकी बात सुन लेता है और बोलता है, मैं आप दोनों की मदद कर सकता हूँ, अगर आप चाहे तो। आप कौन है और हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? आपसे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, तो प्लीज हमें अकेला छोड़िए। अबीर, एक बार उन्हें कुछ कहने दो, क्या पता वो सच में हमारी हेल्प कर दे। आप बोलिए डॉक्टर। सॉरी, मैंने आपकी बातें सुनी। आपको 6 उंगली चाहिए ना अपने हाथ पर, मैं बना सकता हूँ वो, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। जिसका हाथ या उंगली कटी होती है उनको मैं सिलिकॉन का नकली हाथ बना कर देता हूँ। मैं आपकी छठी उंगली भी बना सकता हूँ। सच में? डॉक्टर थैंक यू, अब तो हमारी शादी हो ही जाएगी। लेकिन आप उसे ज्यादा गीला मत करना या उस हाथ से ज्यादा काम मत करना, वरना निकल जाएगी। ठीक है, हमें मंजूर है। इस तरह 2 दिन बाद पारो देविका से मिलती है और उसे अपने बहू के रूप में अपना लेती है। कुछ ही हफ्तों में दोनों की शादी धूमधाम से करवा दी जाती है, जिसके बाद सब कुछ दिनों तक ठीक रहता है। ऐसे ही एक दिन पारो उसे अपने कमरे में चाय लेकर बुलाती है और चाय पीकर बोलती है, अरे वाह बहू, बहुत ही बढ़िया चाय बनाई है। कितनी सुंदर बहू लाया है मेरा बेटा, बिल्कुल वैसी ही जैसी बोला था, 6 उंगली वाली। वैसे बहू, तुझे दर्द वगैरह होता है क्या इसमें? माँ जी, मुझे क्यों दर्द होगा? पता है बहू, मैंने सुना है 6 उंगली वाले लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, और तेरे आने से तो मेरे बेटे की जिंदगी में सब अच्छा ही हो गया। तू ही है मेरे घर की लक्ष्मी। अच्छा बहू, थोड़े पैर दबा दे, बहुत दर्द हो रहे हैं। ठीक है माँ जी। ये बोलकर देविका अपने हाथों से उसके पैर दबाने लगती है। पैर दबाते दबाते बहुत देर हो जाती है और अचानक से उसकी नकली उंगली आधी निकल जाती है। ये देखकर देविका घबरा जाती है और पारो से बोलती है, माँ जी, मैंने गैस पर कुछ रखा था, मैं अभी आती हूँ। 2 मिनट। अरे बहू, कुछ नहीं है वहाँ, यहीं बैठ जा। हाय हाय, अब क्या करूँ? माँ जी तो जाने ही नहीं दे रही, कहीं ये नकली उंगली हट ना जाए। मुझे कोई ना कोई बहाना बनाकर यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। वो माँ जी, मैंने छत पर कपड़े सुखाए थे और बाहर बहुत तेज हवा भी चल रही है, मैंने क्लिप भी नहीं लगाए थे। ओफो, सारे कपड़े उड़ गए होंगे। माँ जी, मैं अभी आई छत से। हड़बड़ाकर देविका ये बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और डॉक्टर की दी हुई ग्लू से अपनी नकली छठी उंगली को चिपकाने लगती है और बोलती है, शुक्र है अच्छे टाइम पर वहाँ से निकल आई, वरना आज तो मेरी सारी पोल पट्टी खुल जाती। अबीर को जल्दी से कॉल कर कर बताती हूँ। हेलो अबीर, क्या कर रहे हो? यार, ऑफिस में तो ऑफिस का ही काम करूंगा ना। तुम बताओ, तुमने कॉल किया है, सब ठीक तो है ना? हाँ अबीर, सब ठीक है। तुम्हें पता है, आज मैं माँ जी के पैर दबा रही थी तो मेरी नकली उंगली हट गई थी। वो तो शुक्र है कि माँ जी ने देखा नहीं, वरना आज तो हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। देखो, तुम अपना ख्याल ठीक से रखो, ग्लू अच्छे से लगा लो जिससे दोबारा ना छूटे। अबीर की बात सुनकर वो फोन रख देती है और अपनी सास के पास चली जाती है। शाम होती है, अबीर ऑफिस से घर आता है। देविका बर्तन साफ कर रही होती है कि तभी उसकी छठी उंगली निकलकर गिर जाती है, जिस बात का उसे खुद पता नहीं लगता। वो ऐसे ही दोनों को खाना डालती है। तभी पारो की नजर उसके हाथ की उंगली पर पड़ती है और वो बोलती है, ये क्या बहू के हाथ पर सिर्फ 5 उंगलियाँ? इसकी छठी उंगली कहाँ है? देविका, क्या तुम 6 उंगली वाली लड़की नहीं हो? नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अबीर, ये क्या बोल रही है? इसने तुझे झूठ बोला? नहीं माँ, उसने कोई झूठ नहीं बोला। झूठ तो मैंने बोला है, मैंने ही से ये सब करने को कहा था ताकि आप इससे मेरी शादी करा दें, 6 उंगली वाली लड़की समझकर। वाह बेटा, मैं तेरी सलामती के लिए तेरी कुंडली दिखाकर पंडित जी से उपाय निकलवा कर लाई, और तूने इन सब बातों का मजाक बना दिया। अरे तुझे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता, कौन जवाब देता? तेरी ये नकली 6 उंगली वाली बीवी। पर माँ जी, इनको कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे मैं कब से इनके साथ हूँ, क्या तब से इनका कुछ बुरा हुआ है? इनका कोई एक्सीडेंट हुआ, इन्हें कोई चोट लगी, इनका कोई काम बिगड़ा? नहीं ना, ये सारी फिजूल की बातें हैं माँ जी, जो पंडित हमारे कानों में भर देते हैं और हम मान लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। अबीर जी मेरे साथ एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। हाँ माँ, आपने देखा तो है ही,
मैं सच में बहुत खुश हूँ। और ये सब कुछ नहीं होता कि 6 उंगली वाली लड़की से शादी करके ही मैं ठीक रहूंगा। अगर वो असली पंडित होता तो अब तक पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो गया होता। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ माँ, आप शुक्र मनाओ। आपकी बहू इतनी अच्छी है, आपका, मेरा, घर का, सबका कितना अच्छे से ख्याल रखती है। माँ प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। देविका बहुत अच्छी है और आगे भी हमें ऐसे ही खुश रखेगी। अरे बेटा, तेरी बीवी ने तो इस घर को जासूसों का अड्डा बना दिया है। जब देखो ये हमारे ऊपर शक करती रहती है, जासूसी करती रहती है। अब क्या हुआ माँ? अब किस चीज का इल्जाम लगा दिया आपके ऊपर? क्या बताऊं बेटा, उसने थोड़ी देर पहले पूरे घर में सफाई की थी, पोछा लगाया था। अच्छा, वो तो रोज लगाती है माँ, इसमें नया क्या है? अरे सुन तो सही पहले। जब उसने पोछा लगाया तो मैं अपने कमरे में जाने लगी और उसने मुझे देखा नहीं। तो ये कि मेरे पैरों के निशान जमीन पर छप गए। अच्छा, तो इस बात पर आपको उसने सुना दिया? नहीं बेटा, इस बात पर नहीं। तो किस बात पर फिर? अच्छा तो सुन। सुषमा अंश को कुछ देर पहले घटित कहानी बताती है। हिमांशी ने अभी अभी पूरे घर में पोछा लगाया था कि उसकी सास पूरे घर में नंगे पाँव लेकर फिरे जा रही थी, जिसकी वजह से उसके पैर पूरे घर में छप गए। हिमांशी अपने कमरे में जाती है और ड्रॉर से मैग्नीफाइंग ग्लास निकालती है और उनके पैरों के निशान को देखने लगती है। उन्हें देखकर वो खुद से बोलती है, ये निशान तो कुछ अलग से ही महसूस हो रहे हैं। लगता है कि कोई चोर घुस आया है घर में। मैं इनका पीछा करके देखती हूँ। हिमांशी उन पैरों का पीछा करने लगती है और पीछा करते करते वो सुषमा के कमरे में चली जाती है और वहाँ पहुंचकर खुद से बोलती है, ये क्या, पैरों के निशान तो माँ जी के कमरे के बाहर आकर खत्म ही हो गए। इसका मतलब वो शख्स माँ जी के कमरे तक गया है। मैं अभी जाकर देखती हूँ। पहले खुद के लिए एक हथियार ले आती हूँ। हिमांशी रसोई में जाती है और वहाँ से बेलन लेकर आती है। फिर धीरे धीरे वो सुषमा के कमरे का गेट खोलती है और चुपके से अंदर देखती है तो उसे अंदर सुषमा के सिवाय कोई नजर नहीं आता। सुषमा भी घोड़े बेचकर सो रही थी। फिर वो अंदर जाती है और खुद से बोलती है, यहाँ तो कोई भी नहीं है और माँ जी भी बड़े आराम से सो रही है। फिर वो किसके पैरों के निशान थे? और फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से उसके पैरों को देखती है और खुद से बोलती है, ये मैं क्या देख रही हूँ? बाहर जो निशान थे माँ जी के पैरों से मैच हो रहे हैं। इसका मतलब वो माँ जी ही थी जो पूरे घर में चक्कर लगा रही थी। मेरी सारी मेहनत पर आपने पानी फेर दिया। हिमांशी खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी उसकी सास जाग जाती है। हिमांशी को अपने पैरों के पास बैठा देखकर वो बहुत खुश होती है और उससे बोलती है, हाय, कितनी अच्छी है मेरी बहू। मेरे पैरों के पास बैठकर मेरे उठने का इंतजार कर रही है। चल अब तू खड़ी हो, मैं उठ गई हूँ। लेकिन माँ जी, मैं आपके पैरों के पास इसलिए नहीं बैठी थी कि मुझे आपके उठने का इंतजार करना था। तो किस लिए बैठी थी? मैं किसी चीज की छानबीन कर रही थी। किस चीज की बहू? मुजरिम की। कैसा मुजरिम? जिसने मेरी की हुई साफ सफाई पर अपने पैर फेरे थे। अच्छा तो कौन है मुजरिम? तुझे मिला क्या? जी माँ जी, मिल गया। असल में मिल गई। मिल गई मतलब? वो क्या है ना माँ जी, जब मैंने पैरों के निशान देखे तो मुझे लगा था कि कोई आदमी घर में घुस आया है। पर जब मैं यहाँ आई और आपके पैर देखे तो मेरा पूरा अंदाजा गलत हो गया। मेरी सारी कैलकुलेशन खराब हो गई। जिंदगी में पहली बार जब मुझे पता चला कि वो पैर किसी आदमी के नहीं बल्कि आपके थे। तेरे कहने का मतलब क्या है बहू? मेरे पैर आदमियों जैसे हैं? मैं ये कहना नहीं चाहती, पर माँ जी, आपके पैर आदमियों से भी बड़े हैं। कोई भी डर जाए इन्हें देखकर तो। बहू, आवाज नीचे माँ जी, मैं बहरी नहीं हूँ। अच्छा आप सो जाइए, मैं दोबारा पोछा लगा कर आती। ऐसा कहकर हिमांशी वहाँ से चली जाती है और सुषमा अपने बेटे के पास जाती है और उसे सारी बात बताने के बाद बोलती है, तो ऐसा हुआ था मेरे साथ बेटा। अरे माँ, बस इतनी सी बात तो थी। आप बिना फालतू में ही परेशान होती हैं। ये तुझे इतनी सी बात लगती है? तुझे पता भी है तेरे पापा को मेरे पैर कितने अच्छे लगते थे। तेरी बीवी ने कितनी आसानी से मेरे पैरों का मजाक बना दिया। अच्छा माँ, अब शांत हो जाइए, मैं उससे जाकर बात करता हूँ। हाँ जल्दी जा। अंश हिमांशी से मिलने कमरे में जाता है। वो कुछ बुक्स को ठीक कर रही होती है और शेल्फ में लगा रही होती है। अंश उसके पास जाता है और उससे बोलता है, ये क्या कर रही हो? जी, मैं अपनी बुक्स को ठीक से रख रही थी। बहुत फैली हुई सी थी ना। अच्छा, आपको कुछ कहना है क्या? तुमने माँ से क्या कहा उनके पैरों को लेकर? जो भी कहा सच कहा, पर लगता है उन्हें बुरी लग गई।
देखो, मैं तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहता, पर एक बार बस तुम माँ से माफी मांग लो। जब मेरी गलती ही नहीं है तो माफी किस बात की मांगू? माफी मांगने से तुम छोटी नहीं हो जाओगी। उन दोनों में बहुत देर तक इस चीज को लेकर बहस चलती है और आखिर में दोनों इस नतीजे पर आते हैं कि हिमांशी सुषमा के पास जाकर उससे माफी मांग लेगी। हिमांशी अपनी सास के पास जाकर उससे बोलती है, मुझे आपसे वो सब नहीं कहना चाहिए था माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू, चल अब तू जल्दी से मेरे लिए खाना बना दे। तुझसे लड़ने के बाद बहुत भूख लग रही है मुझे। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। हिमांशी सबके लिए खाना बनाने चली जाती है। तो वो जैसे ही किचन में जाती है तो सामने स्लैब पर एक गिफ्ट रखा होता है। हिमांशी उसके पास जाकर उसे खोलती है तो उसमें एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस रखी होती है। हिमांशी उसे अपने हाथों में पकड़कर खुद से बोलती है, ये कौन ला सकता है? कहीं वो तो नहीं लेकर आए? अगर वही लाए हैं तो उन्होंने ये कमरे में क्यों नहीं दी मुझे? यहाँ रसोई में लाकर क्यों रख दी? मैं उनसे बात करूँगी इसको लेकर। पहले खाना बना लेती हूँ। हिमांशी उस ड्रेस को वापस पैक करके रख देती है और खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सुषमा अपने कमरे में वापस चली जाती है और आराम करने लगती है। तभी हिमांशी अंश से बोलती है, खाना कैसा था? बहुत अच्छा था जान। थैंक यू। अच्छा आप कमरे में जाइए, मैं अभी आती हूँ, आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, वैसे क्या बात करनी है? सब ठीक तो है ना? आकर बताती हूँ, अब चलिए तो सही। ठीक है, जल्दी आना। अंश अपने कमरे में चला जाता है और हिमांशी की बातों के बारे में सोचने लगता है। यार ऐसी क्या बात हो सकती है? हिमांशी की टोन काफी सीरियस लग रही थी बोलते वक्त। लगता है आज उसे फिर से मेरे साथ जासूसी का खेल खेलना है। खैर देखते हैं क्या कहेगी वो। इतने वो नहीं आती, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अंश बेड पर लेट जाता है और हिमांशी के आने का वेट करने लगता है, लेकिन हिमांशी नहीं आती। इतने में ही अंश को नींद आती है और वो सो जाता है। उसकी सोने के बाद हिमांशी कमरे में आती है और अंश को सोता देखकर खुद से बोलती है, अच्छा हुआ ये सो गए, अब मैं अपनी तहकीकात अच्छे से कर सकती हूँ। पहले तो वो ड्रेस पहन लेती हूँ, फिर उन्हें उठाऊंगी। फिर हिमांशी उस ड्रेस को पहन लेती है और अंश को जगाती है। अंश उठ जाता है और हिमांशी की नई ड्रेस को देखकर बोलता है, अरे वाह, क्या बात है जान, बहुत ही अच्छी लग रही हो इस ड्रेस में तो तुम। थैंक यू सो मच। पर मुझे ये बताओ, ये लाए किसके लिए थे? मतलब ये कि मुझे ये ड्रेस किचन के स्लैब पर रखी हुई मिली थी। किसके लिए लेकर आए थे इसे? ये तुम क्या कर रही हो? मैं इसे तुम्हारे लिए ही लेकर आया था। अगर मेरे लिए लेकर आए थे तो मुझे दी क्यों नहीं? किचन में क्यों रख दी? यार जब मैं इसे लेकर आया था ना तो मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही थी, तो मैं इसे वहीं रखकर भूल गया, इसीलिए तुम्हें ये किचन में मिली है। झूठ मत बोलो, बताओ कौन है वो? यार कैसी बात कर रही हो तुम? थोड़ा तो यकीन करो मेरा। कैसे यकीन करूं? इससे पहले तो कभी मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए और अब लाए भी तो किचन में रख दिया। इससे तो यही लगेगा ना कि आप किसी और के लिए लेकर आए थे इसे। यार ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आ गया। इससे अच्छा ये होता कि कुछ लेकर ही ना आता। कम से कम ये इल्जाम तो नहीं आता मेरे सर कि किसी और के लिए लेकर आया हूँ। देखा, खुद बोल दिया ना कि मेरे लिए नहीं लाए थे, मुझे पता था पहले से ही। तुम्हें जो सोचना है सोच लो, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। तुम्हारा मन हो तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहकर अंश सो जाता है और थोड़ी देर बाद हिमांशी भी उसके पास आकर सो जाती है। और फिर अगले दिन अंश अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और हिमांशी कपड़े धोने के लिए उसके कपड़े लेकर चली जाती है। जब वो कपड़े धोना शुरू करती है तो कपड़े धोते समय वो एक बार कपड़े चेक करती है तो उसमें उसे अंश की पैंट से एक स्लिप मिलती है जो कि उस ड्रेस की थी जिसे वो हिमांशी के लिए लेकर आया था। उस स्लिप के ऊपर हिमांशी के नाम से बिलिंग थी, जिसको पढ़ने के बाद हिमांशी के सारे शक दूर हो जाते हैं और वो अंश के आने का इंतजार करती है। शाम को जब वो वापस आता है तो हिमांशी उसके गले लगकर बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए अंश जी, मैंने आप पर शक किया, पर अब मुझे पता चल गया कि आप वो ड्रेस मेरे लिए ही लेकर आए थे। अच्छा, तुम्हें पता चल गया तो अब कोई शक और शिकवा तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो अच्छी बात है, अब खाना खा लें। जी जरूर। फिर वो दोनों खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना शुरू करते हैं। खाना खाते खाते हिमांशी अंश को घूरने लगती है
तब अंश बोलता है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? ये आपकी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान कैसा है? कहाँ से आया ये? क्या यार, तुम फिर शुरू हो गई? मजाक कर रही हूँ यार, मैं जानती हूँ कि ये मेरा ही है। अब जब आपके गले लगी थी तभी तो लगा होगा। तुमने ये हिंदी सीरियल देखना बंद कर दो, वरना एक दिन हम सब पागल हो जाएंगे। ओह, आप भी ना कितने क्यूट हो। चलिए जल्दी से खाना खा लीजिए, फिर मैंने आपके लिए कमरे में सरप्राइज रखा है। अच्छा जी, ठीक है, अभी खा लेता हूँ। इसके बाद हिमांशी कभी भी अपने पति पर फालतू शक नहीं करती और अपनी जासूसी की आदत छोड़ देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।